वैसे तो स्वराज्य के बहुत सारे अर्थ किए जाते हैं। जैसे एक अर्थ है कि इस देश में अगर अपना राज हो, विदेशी चले जाएं गुलामी के समय, तो वो भी एक स्वराज्य था। यहाँ स्वराज्य का अर्थ राजनीतिक सत्ता से है। स्वराज्य का एक अर्थ ये भी है कि हमें अपनी चीज़ों पर कंट्रोल हो, हम जो करना चाहते हैं वो कर सकें, वो भी एक तरह का स्वराज्य है। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में जिस स्वराज की कल्पना की है और जिसको प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताया है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। बाकी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वराज भोगने के लिए उस स्वराज का होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। और गांधी जी उसको परिभाषित करते हैं, जिस व्यक्ति का अपने ऊपर राज्य नहीं हो, वो व्यक्ति बाकी के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वराज हैं उन्हें भी सही अर्थों में भोग नहीं सकता। और अपने ऊपर स्वराज्य, अपने ऊपर स्वराज का अर्थ है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करना। अब न मुझे स्वाद पे कंट्रोल है, न मुझे आंखों पर कंट्रोल है, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, न अपने मन की वृत्तियों पर कंट्रोल है। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो इन इंद्रियों का गुलाम है, वो वास्तविक अर्थों में स्वराज्य भोग नहीं सकता। गुलामी का अर्थ है बंधन में होना। जिस व्यक्ति की आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उस व्यक्ति को फिर किसी भी तरह के और स्वराज की जरूरत नहीं होती। ये भी एक बात ठीक है, लेकिन असली स्वराज की शुरुआत भी यहीं से होती है। इसलिए जीवन में संयम आवश्यक है। जब संयम स्थापित हो जाए एक बार जीवन में, तो फिर दूसरी सभी चीजें अपने आप आती हैं। अब इसको थोड़ा बॉर्डर पर्सपेक्टिव में देखें। एक गांव के स्तर पर संयम का क्या अर्थ है? व्यक्ति के स्तर पर तो संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में करना, वश में रखते हुए इस शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो करना, भोजन हो या वस्त्र हो या दूसरी चीजें। ऐसे ही गांव के स्तर पर स्वराज्य का अर्थ है कि गांव में उपलब्ध सामग्री जो भी उपलब्ध है उससे अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। और अगर वो जरूरतें एकदम नहीं पूरी हो रही हैं, जैसे नमक वगैरह है, मान लीजिए गांव में नहीं है, तो वो बाहर से मंगाने में स्वराज्य चला जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन वो चीज आवश्यक हो, और फिर हम उसके आगे की चीजें सोच सकते हैं, जिसमें संस्कृति है, कला है, मतलब बाकी सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, चाहे इस दुनिया से संबंधित हो या दूसरी दुनिया से संबंधित हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। इसको और बड़ा करें अगर स्वराज को, तो और भी चीजें आ जाएंगी। जैसे देश के स्तर पर इसी फार्मूले को, इसी सिद्धांत को रखकर हम वहां भी सोच सकते हैं। सिद्धांत एक है, वो ये है कि हम अपने साधनों का पूरी तरह से पहले अपनी जरूरत के लिए उपयोग करें, और फिर अगर कम पड़ता है तो उसकी व्यवस्था करें और उसमें संतोष माने। ये नहीं कि हर चीज हो ही। तो इसके लिए जब व्यक्ति का अपने ऊपर कंट्रोल हो, तो फिर वही कंट्रोल उसको अपनी दूसरी बड़ी इकाई पर, परिवार पर भी, और अपने स्थानीय समाज पर, चाहे वो गांव हो, शहर हो, फिर देश के स्तर पर जाए तो भी वहां। ये जो स्वराज की परिभाषा है, इसमें आज के बड़े बड़े लेवल पर जब हम देखते हैं, सामाजिक, देश के बड़े पूरे हिस्से पर सामाजिक परिस्थिति को देखते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि देश स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन यहाँ के लोग स्वतंत्र नहीं हुए। अपनी मर्जी से कुछ करने की उनके पास छूट नहीं है, इस अर्थ में कि किसी भी संसाधन का, किसी भी ज्ञान का, या किसी भी कोई भी काम करने का उनके पास मौका तक नहीं है। वो अपने से कुछ करना चाहें तो साधारण लोगों को तो बिल्कुल नहीं है कि वो कैसे करें। इस समाज में एक तरह की जड़ता आई है, और वो जड़ता ऐसी है कि
ऊंच नीच का भाव भी है, जिसमें जाति के बंधन भी हैं, मत मतांतरों के तो हैं ही, उनके तो कोई खास बात नहीं, वो तो है ही अपने यहाँ। लेकिन ये जब हम पुराने समय को देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, पुराने समय माने कोई एंशियंट युग में जाने की या वैदिक युग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पिछली 17वीं 18वीं शताब्दी में भी ये सब दिखता है अपने यहाँ। जो दर्शन इस देश में आध्यात्मिक मुक्ति के लिए या मोक्ष के लिए बना, उसको सामाजिक जीवन पर भी लागू किया गया। ऐसा नहीं था कि आध्यात्मिक दुनिया अलग है, सामाजिक दुनिया अलग है। और ये दिखता है हमको, अगर हम 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक देखें इतिहास में, क्योंकि कारण ये है कि जब मुगल सत्ता थी तो उसने, मतलब जो तुर्क आए, दूसरे लोग आए, मुगल सत्ता तक सामाजिक व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में छेड़छाड़ शुरू होती है ये अंग्रेजों के आने के बाद। तो वो लोग जो जो चल रहा था समाज में, उसमें बहुत इंटरफियर नहीं करे, इसलिए बहुत चीजें दिखती हैं उस समय। ये जो जैसे एक है कि दर्शन में आता है, ज्ञान का, एपिस्टिमोलॉजी में, ज्ञान मीमांसा में, कि दो तरह की विद्याएं हैं, परा और अपरा विद्याएं हैं। परा विद्या जो है वो ब्रह्म को जानने की, एब्सोल्यूट रियलिटी को जानने की, उसकी विद्या है। और अपरा विद्या जो है वो इस दुनिया में रहते हुए, दैनंदिन कार्य करते हुए जो परेशानियां आती हैं उनको दूर करने के लिए जो भी विद्याएं हैं, कम करने के लिए तकलीफ, उसके लिए। लेकिन ध्यान दें तो हम देखेंगे कि जैसे जीव की तकलीफ माया के बंधन में होने से उसको छुड़ाने के लिए जो विद्या है वो पराविद्या है, ऐसे ही इस शारीरिक कष्ट को कम करने के लिए, दूर करने के लिए जो विद्याएं हैं वो अपरा विद्या है। अपरा का परा के साथ भेद नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है। लेकिन एक सिद्धांत बना, वो ये था कि इस दुनिया में रहते हुए, इसके काम करते हुए, जीवन को चलाते हुए परा को भूलना नहीं है। इसलिए अपरा का नियमन परा के माध्यम से ही होना चाहिए। तो हम देखें कि जो हमारे यहाँ के पुराने लोग हैं, मतलब जो कारीगर लोग थे या और काम करने वाले लोग थे, उनमें कोई आध्यात्मिकता की कमी थी ऐसा नहीं था। वो सब भी कि इसमें पढ़ो मत बहुत, ये तो बड़ा काम तो ईश्वर को जानना है, भजन करना है, सब काम करना है, ये तो जीवन चलाने के लिए जरूरी है। ऐसी बातें आज भी साधारण लोगों से आप करिए गांव में, तो आध्यात्मिकता के बहुत गहरे अर्थ उनके साथ बात करने में आपके सामने खुलेंगे। ये शायद मुझे नहीं लगता वेस्ट में बहुत संभव होगा, लेकिन यहाँ के मानस में चूंकि हर काम में वो रचा बसा है, इसलिए अभी भी दिख जाता है। ये जो अपरा था, ये समय के साथ चूंकि इसमें था कि ये इसका नियमन परा के विधाओं के साथ होना चाहिए, ध्यान में रख के होना चाहिए, ये बाद में जो गड़बड़ हुई उसमें से कहीं से ये निकल आया कि परा श्रेष्ठ है और अपरा निम्न है। और फिर उसमें से ये बात समाज में निकली होगी कि जो लोग परा का काम करते हैं वो ऊंचे हो गए, जो अपरा विद्याओं से संबंधित लोग हैं वो लोग नीचे हो गए। और उसमें से फिर निकल आया कि साहब उसको जब लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है इसी चीज को, तो ये कह दिया गया कि हिंदुस्तान में तो कर्म का सिद्धांत माना जाता है और जैसे आपने कर्म किए। और इसमें इस आर्गुमेंट में हमारे यहाँ के बड़े 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 बौद्धिक लोग फंस गए हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहने की बात है कि शंकराचार्य जैसे लोग भी कह देते हैं कि गरीबी तो पुराने कर्मों का, पुराने जन्म के कर्मों का फल है, जबकि इसका तो संबंध नहीं है। गरीबी का संबंध तो अव्यवस्था से है, क्योंकि वो धन से संबंधित है। धन का व्यक्ति के साथ के सुख दुख के साथ बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि सुख दुख जो है वो ज्यादा मानसिक है। तो इस स्थिति में जब हम देखते हैं कि कर्म फल का सिद्धांत अगर इसके साथ बैठाया जाए, तो कर्म फल के सिद्धांत में ये कहीं नहीं आता है हमारे शास्त्रों में भी कि कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, कौन से कर्म निम्न हैं। ये कहा गया है कि कर्म का फल आपको मिलेगा। अब किस भाव और तन्मयता से आप वो कर्म करते हैं, ये उसके फल पर डिपेंड करता है। आप वेद का मंत्र भी ऐसे ही पढ़ें तो वो भी बेकार है,
और आप बढ़ईगिरी का काम, नाईगिरी का काम या दूसरे जैसे हमारे यहाँ तमाम उदाहरण मिलते हैं, उनमें साफ है कि कबीरदास जी जुलाहा का काम करते हुए, कपड़ा बिनते हुए ब्रह्म ज्ञान पा जाते हैं, या सुधनवा है या कसाई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपना काम पूरी तन्मयता से करते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने। माने ये कि कर्म कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारे यहाँ समाज में अभी भी बहुत सी परंपराएं मिलती हैं। मैं आपको बताऊं, ये कैसी विचित्र सी बात है कि हमारे ना तो हिस्टोरियंस एंड न ही जो सोशियोलॉजिस्ट हैं इस तरह के प्रश्न उठाते हैं कि हमारे समाज में अंग्रेजों के आने से पहले घरों में लैट्रीन बनाने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे आर्किटेक्ट में नहीं था। जिस समाज में घर में लैट्रीन बनाने की व्यवस्था नहीं हो, उस समाज में मैला उठाने वाली जाति पहले से कैसे हो सकती है? प्रश्न तो उठना चाहिए था ये, लेकिन नहीं। दूसरा, गोवा से लेकर, मैं महाराष्ट्र में देखा, गोवा से लेकर और गोंदिया तक पूरा महाराष्ट्र, ईस्ट टू वेस्ट, गोंदिया ईस्ट एंड वेस्ट इज गोवा, जितनी भी मैला उठाने वाली जातियां हैं, किसी की मातृभाषा मराठी नहीं है। ये बात जब मैं रविंद्र शर्मा जी से कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे यहां भी ऐसे ही है। तो बात ये निकली कि ये जाति कैसे आई होगी। फिर वो अलग उसका विधान है कि चूंकि हमारे यहाँ गांवों का इतना बाजार कॉम्पैक्ट था, कारीगरों के बीच में घर बटे हुए थे, बाकी लोगों को काम मिलने की चाह नहीं, संभावना नहीं थी। ये लोग आए होंगे कभी युद्ध में भागे हुए, सैनिक हारे हुए, पता नहीं किस परिस्थितियों में। इन पहाड़ों में तो बहुत विचित्र सी चीजें हुई हैं अंग्रेजों के समय, क्योंकि वो समाज वह बहुत विचित्र तरीके से तोड़ा गया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरह के मानसिक बंधनों में ये समाज हमारा फंसा हुआ है, वेस्टर्न माइंड में या वेस्टर्न सोचने के तरीके में, या ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बना दिए गए ये सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज से, और ऐसा बैठ गया है हमारे कम से कम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में कि हमारा समाज तो हजारों सालों से ऐसा ही है। जहां तक अब विद्या विधान में ही देख लीजिए, धर्मपाल जी की पुस्तक है जिसमें स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में जहां सबसे ज्यादा छुआछूत की बात उठती है, वहां विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं उनसे 60 से 80% वही लोग। बिहार में का जो डेटा है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट कहती है, व्हाट टू से अबाउट दिस स्टूडेंट्स, इवन द टीचर्स डोम और चंडाल जाति के हैं। ये बात पता नहीं कहां से दिमाग में बैठ गई कि नहीं साहब, पढ़ाई वढ़ाई तो थी नहीं और कुछ पढ़ते नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में, ये माया में हमारा दिमाग फंसा हुआ है। माया इल्यूजन ही है, भ्रम ही है। हम ऐसा मानने लग गए, जानते नहीं हैं हम कुछ। तो ये समाज की रियलिटी की हमारी इस तरह की खोज भी हो तो उसमें से फिर हम शायद मुक्ति पाएंगे, हमारा समाज, और फिर शायद ये अपने रास्ते पर चल पड़े तो ये एक अलग तरह का स्वराज्य बनेगा। दुनिया को